प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के संबलपुर में करीब 70,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पुरी सोनेपुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने जनसभा को भी किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का किया उद्घाटन। कहा, न्याय को सुनिश्चित करने के लिए देशों के बीच सहयोग जरूरी। 3 नए आपराधिक कानूनों में दंड के बजाय न्याय पर जोर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किया जाएगा सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर दी बधाई। कहा, देश के विकास में आडवाणी जी का योगदान अविस्मरणीय। आडवाणी जी ने पत्र लिखकर जताया आभार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, किरण रिजिजू सहित देश भर के कई गणमान्य लोगों ने आडवाणी जी को सर्वोच्च सम्मान देने के निर्णय पर जताई खुशी। आडवाणी जी को राजनीति में शुचिता, समर्पण और दृढ़ संकल्प का बताया प्रतीक। और खेल की खबरों में विशाखापत्तनम टेस्ट के पहली पारी में 253 रनों पर सिमटी इंग्लैंड की टीम। भारत को मिली 143 रनों की बढ़त। जसप्रीत बुमराह ने झटके 6 विकेट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के संबलपुर में करीब 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया है। उन्होंने जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना के धामरा अंगुल पाइपलाइन खंड का भी उद्घाटन किया और नेवेली लिग्नाइट निगम की तलाबीरा थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला रखी, जिसकी लागत 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आज ओडिशा की विकास यात्रा के लिए बहुत ही अहम दिन है। मैं ओडिशा के लोगों को इन विकास प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसमें शिक्षा, रेल, रोड, बिजली, पेट्रोलियम से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शामिल हैं। आयसर ब्रह्मपुर हो या भुवनेश्वर का इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ऐसे अनेक संस्थान यहां स्थापित किए गए हैं। अब IIM संबलपुर भी मैनेजमेंट के आधुनिक संस्थान के रूप में ओडिशा की भूमिका को और सशक्त कर रहा है। मुझे याद है 3 साल पहले कोरोना काल में ही मुझे IIM के इस कैंपस के शिलान्यास का अवसर मिला। अनेक रुकावटों के बावजूद ये शानदार कैंपस बनकर तैयार है। आज भी यहां नेशनल हाईवे, उससे जुड़ी 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इन प्रोजेक्ट से झारखंड और ओडिशा के बीच इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रा की दूरी भी कम होगी। आज संबलपुर तालचेर रेलखंड का दोहरीकरण, 4 तरभा से सोनपुर सेक्शन तक नई रेल लाइन का भी शुभारंभ हो रहा है। पूरी सोनपुर एक्सप्रेस से सुबर्णपुर जिला यानी
हमारा सोनपुर जिला आज रेल कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। ओडिशा के हर परिवार को पर्याप्त और सस्ती बिजली मिले, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज जिन सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट का उद्घाटन यहां हुआ है, उनका लक्ष्य भी यही है। हमने खनन के क्षेत्र में जो नए रिफॉर्म किए हैं, ओडिशा उसका बहुत बड़ा लाभार्थी रहा। खनन नीति में बदलाव के बाद ओडिशा की आय में 10 गुना की वृद्धि हुई है। केंद्र की भाजपा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का गठन किया। इसे खनिज से हुई आय का एक हिस्सा उसी क्षेत्र में विकास के लिए लगाना सुनिश्चित हुआ। इससे भी ओडिशा को अब तक करीब 25,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CLEA कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का भी शुभारंभ किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस समारोह में राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर शरीक हुए। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जांच और न्याय के क्षेत्र में देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि नई आपराधिक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति जरूरी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रहा ये कार्यक्रम राष्ट्रमंडल देशों के बीच न्याय और कानून के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। CLEA कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कार्यक्रम में राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर शरीक हुए। पीएम ने अपने संबोधन में नई आपराधिक चुनौतियों से निपटने के लिए नए नजरिए के साथ काम करने की जरूरत पर बल दिया। The rise of cryptocurrency and cyber threats are posing new challenges. 21st century challenges cannot be fought with a 20th century approach. There is a need to rethink, reimagine, and reform. This includes modernizing legal systems that deliver justice. This includes making our systems more flexible and adaptable. न्याय के क्षेत्र में भारत में हुए प्रयोगों का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि भारत अपने अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार है। पीएम ने इवनिंग कोर्ट और लोक अदालतों जैसे प्रयासों में मिली सफलता का भी जिक्र किया। In 2014, the people of India blessed me with responsibility of becoming the Prime Minister. Before that, I worked as the Chief Minister of the state of Gujarat. Back then, we decided to set up evening courts. This helped people attend court hearing after their work hours. This gave justice but also saved time and money. Hundreds of thousands of people benefited from this. Friends, India also has a unique concept of Lok Adalat. It means people's court. These courts provide a mechanism to settlement of small cases related to public utility services. This is a pre-litigation process. Such courts have resolved thousands of cases and ensured easy justice delivery. प्रधानमंत्री ने आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए भारत में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों से लोगों को न्याय की प्राप्ति में बहुत आसानी होगी। India is also modernizing laws to reflect the present realities. Now, the 3 new legislations have replaced more than 100-year-old colonial criminal laws. Earlier, the focus was on punishment and penal aspects.
Now the focus is on encouraging justice. Therefore, citizens have a sense of assurance rather than fear. न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियां विषय पर आयोजित ये सम्मेलन न्यायिक प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने और आधुनिक कानूनी शिक्षा में सुधार पर विमर्श की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया भर के दिग्गज कानून जानकारों का यह सम्मेलन न्याय और कानून क्षेत्र में वैश्विक सहयोग मजबूत बनाने की भी शानदार पहल है। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये तस्वीरें उनके आवास की हैं, जहां पर वो सभी का अभिवादन कर रहे हैं। आडवाणी जी को भारत रत्न देने की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। वो हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं। भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनका संसदीय आचरण हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरा रहा है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने पत्र लिखकर भारत रत्न मिलने पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति का आभार जताया है। उन्होंने इस पत्र के माध्यम से कहा कि अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ भारत रत्न स्वीकार करता हूं। भारत रत्न मेरे आदर्शों और सिद्धांतों को सम्मान है। वहीं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर देश के सभी हिस्सों से आम लोग भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं पटना के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की प्रतिक्रिया। देना चाहते हैं कि माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी देश के लिए बहुत काम किए हैं। जैसे राम मंदिर का बनवाने में अग्रणी भूमिका उनका रहा है और उप प्रधानमंत्री के रूप में भी देश में सेवा किए हैं। उनका अच्छा कार्यकाल रहा है। भारत रत्न नवाजना उनको बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि पुराने नेता भी थे, ईमानदार थे और श्री राम जन्मभूमि का जन्मदाता वही हैं। शुरुआत उन्हीं का किया हुआ है। आज हमारे देश में जो रामलला विराजमान हैं, उनके लिए सबसे बड़ा उन्हीं का हाथ रहा है। इसीलिए हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो भारतीय राजनीति में बहुत बड़े सूचना एवं प्रसारण मंत्री, गृह मंत्री सब रह चुके हैं, तो ये भारत में बहुत बड़ा उनका योगदान भी रहा है। उनको भारत रत्न भारत सरकार से मिला है, जो वो बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है। वैसे ईमानदार आदमी को भारत का सर्वोच्च सम्मान मिलना ही चाहिए। आज राम मंदिर का उन्हीं योगदान है कि राम मंदिर का जो है रामलला के नाम से अथी हुआ। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो।
यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां समान नागरिक संहिता की कानूनी जंग लड़ने वाले अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने से दशकों से चली आ रही कुरीतियां और कुप्रथाएं खत्म हो जाएंगी। सभी को एक समान अधिकार मिल सकेगा। बेटा बेटी और स्त्री पुरुष के बीच का भेदभाव खत्म होगा। सीएम आवास में यूसीसी की विशेषज्ञ समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपने के दौरान अश्वनी उपाध्याय ने डीडी न्यूज से समान नागरिक संहिता की विशेषताएं और उनके संभावित प्रावधानों को शेयर किया। आपको सुनाते हैं। ये जो यूनिफॉर्म सिविल, जो उत्तराखंड सिविल कोड आ रहा है, इससे सारी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी। गुजारा भत्ता का अधिकार सबको मिल जाएगा। अभी हमारी मुस्लिम बेटियों को मेंटेनेंस का राइट नहीं है। ये उत्तराखंड सिविल कोड आएगा तो जो मौखिक तरीके के तलाक चल रहे हैं, जो कोर्ट के बाहर डिवोर्स हो रहे हैं, तलाक़े हसन तलाक़े बाइन तलाक़े किनाया, वो ख़त्म हो जाएगा। सबका डिवोर्स कोर्ट के जरिए होगा। सबका कूलिंग पीरियड एक समान हो जाएगा। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। बहुविवाह, हलाला, मुताह, मिस्यार बंद हो जाएगा। विरासत का और वसीयत का एक समान अधिकार मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी मुस्लिम बेटियों को भी विरासत और वसीयत का एक समान अधिकार मिलने जा रहा है। यूसीसी का जो ड्राफ्ट है, जो उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है, मुझे लगता है ये भारत के लिए एक नज़ीर बनेगा, अन्य राज्यों के लिए एक नज़ीर बनेगा। और आने वाले टाइम में जो हमारे संविधान निर्माताओं का सपना था वो साकार होना शुरू हो गया है। उत्तराखंड पहले उसको साकार कर रहा है, देश में अन्य राज्य उसको बाद में साकार करेंगे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यूसीसी का ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश नहीं हुआ। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को लेकर जो भी औपचारिकताएं हैं, राज्य सरकार उसको तेजी से पूरा कर रही है और विधानसभा के इस विशेष सत्र में हम यूसीसी विधेयक को लेकर आएंगे। हम यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट का परीक्षण कर रहे हैं, उसके बाद हम एक और कैबिनेट बैठक करेंगे। तो हम यूसीसी लाएंगे, ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है, उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अन्य एक कैबिनेट और करेंगे और फिर हम ड्राफ्ट लाएंगे। वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में जिला अदालत द्वारा हिंदू भक्तों को पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने के बाद कट्टरपंथियों द्वारा मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश की जा रही है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने मुस्लिम पक्ष से शुक्रवार को अपनी दुकानें और कारोबार बंद रखकर जुमे की नमाज में खास दुआएं करने की अपील की थी। इसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में गैर स्थानीय लोग भी ज्ञानवापी में नमाज में जुटे और भड़काऊ भाषण भी इस दौरान वहां पर दिए गए। विश्व हिंदू परिषद के महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने न्यायपालिका द्वारा पूजा अर्चना की अनुमति वाले निर्णय के खिलाफ कुछ मुस्लिम नेताओं के भड़काऊ बयानों की भी निंदा की है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में माननीय न्यायालय के आदेश से हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिला। आज से 30 साल पहले मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण से हिंदुओं को पूजा करने के इस अधिकार से वंचित किया था, बिना किसी लिखित आदेश के किया था। नंदी जी के आगे सीखचे लगा दिए थे। हिंदुओं के साथ जो अन्याय किया गया, माननीय न्यायपालिका ने
उस अन्याय को न्यायोचित ढंग से ठीक किया। संपूर्ण देश को इस पर स्वागत करना चाहिए। किसी भी वर्ग के साथ अगर अन्याय हुआ है और वो न्यायपालिका उसको ठीक करती है तो वह निर्णय सबके लिए स्वागत योग्य होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार मुस्लिम पक्ष के कुछ नेताओं ने न्यायपालिका के इस निर्णय पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश की है, काशी के अंदर दंगे और उपद्रव की स्थिति लाने की कोशिश की है, वो घोर आपत्तिजनक है, घोर निंदनीय है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आज बेंगलुरु में आयोजित भरत मुनि सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अयोध्या में 22 जनवरी को हुए श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र किया। अभी जो बजट जो 1 तारीख को और वहीं 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्तियों को भी आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं सहित उनके कुटुंब को भी दिया जाएगा। बजट जो 1 तारीख को माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया, उसमें लगभग 37 लाख आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर्स, इनको इसका लाभ मिलेगा और ये पीएम आयुष्मान भारत पे इनको जोड़ा जाएगा। और फिर यही 37 लाख नहीं, इनके कुटुंब, जो हमारा अंदाज़ा है कि ऐसे करके टोटल 1 करोड़ से भी ऊपर लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जिनको अब आगे 5 लाख तक की इंश्योरेंस पीएम आयुष्मान भारत के अंदर प्राप्त होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही। अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने के लिए सीएम आवास पहुंची। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इन्हीं आरोपों के खिलाफ प्रदेश की भाजपा टीम ने 30 जनवरी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से मुलाकात कर शिकायत दर्ज की थी। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ते आगे, जहां ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बीबीसी की राम मंदिर पर गलत रिपोर्टिंग के मुद्दे को ब्रिटेन की संसद में उठाया और कहा कि भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में बने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिससे पूरे विश्व भर में रहने वाले हिंदुओं को खुशी हुई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बीबीसी ने इसे एक मस्जिद के स्थल पर बना हुआ करार दे दिया है।
अपनी रिपोर्टिंग में बीबीसी इस बात को भूल गया कि 2000 सालों से वहां पर एक मंदिर ही था और साथ ही मुस्लिमों को मस्जिद के लिए शहर के पास ही 5 एकड़ जमीन आवंटित भी की गई है। ब्रिटिश सांसद ने बीबीसी को पक्षपाती, भड़काऊ और भेदभावपूर्ण करार दिया है। Last week in Ayodhya, in Uttar Pradesh, in India, the Ram Mandir was consecrated. This was of great joy to Hindus across the world as being the birthplace of Lord Ram. Very sadly, the BBC, in their coverage, reported, of course, that this was the site of a destruction of a mosque, forgetting the fact that it had been a temple for more than 2,000 years before that happened, and that the Muslims had been allocated a 5-acre site on which to erect a mosque adjacent to the town. So will my right honourable friend allow time for a debate in government time on the impartiality of the BBC and its failure to provide a decent record of what actually is going on all over the world. और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब खेलों की, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापत्तनम में आज दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में इंग्लैंड की टीम 253 रनों पर ही सिमट गई। इसके साथ ही भारतीय टीम ने इंग्लैंड पर 143 रनों की बढ़त ली। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 76 रन जैक क्राउली ने बनाए और उनके अलावा इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका। 47 रन बनाने वाले बेन स्टोक्स की टीम के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। वहीं जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए 6 विकेट चटकाए। उनके अलावा कुलदीप यादव ने 3 और अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 396 रन बनाए। भारत ने आज सुबह पहले दिन के स्कोर 6 विकेट पर 336 रनों के आगे खेलना शुरू किया। यशस्वी जायसवाल ने आर अश्विन के साथ मिलकर रन बनाना जारी रखा। हालांकि अश्विन 20 रन बनाकर एंडरसन की गेंद पर आउट हो गए। दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल ने रन बनाना जारी रखा और अपना दोहरा शतक पूरा किया। वो 209 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद भारत ने बाकी बचे विकेट जल्द ही आउट हो गए। इंग्लैंड के लिए एंडरसन, शोएब बशीर और रेहान अहमद ने 3-3 विकेट लिए। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम सहयोगी पराक्रम के साथ। नमस्कार।